जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आपको ज्वाइन आर्मी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए कि ज्वाइन आर्मी यूट्यूब चैनल ला रही है एक डेडिकेटेड वे में आप सभी के लिए 50 क्वेश्चन के कॉम्बो और काफ़ी बेहतरीन तैयारी के साथ। तो देर किस बात की, जल्दी से ज्वाइन आर्मी को ज्वाइन करें और आपकी इच्छा है भारतीय सेना में ज्वाइन होकर देश की रक्षा, साथ ही मेडिकल प्रोफेशन में आकर देश की रक्षा करना, तो ये आपको साकार जल्दी होंगे, क्योंकि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए काफ़ी डेडिकेटेड वे में क्वेश्चन ला रही है ज्वाइन आर्मी यूट्यूब चैनल। तो देर किस बात की, जल्दी से ज्वाइन कर ले और हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाएं। तो आज की इस सेट में, आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ 50 क्वेश्चन का कॉम्बो, जिसमें 50 क्वेश्चन के कॉम्बो होंगे, जो कि सारे क्वेश्चन MCQ टाइप होंगे। और आप सबको पता होगा कि हमारे चैनल की जो पढ़ाने की तरीका है वो काफ़ी अलग है, क्योंकि हमारे चैनल आ रही है जैसे कि मानव में थ्रोम्बोसिस क्या होता है। तो इसके रिलेटेड जितने भी आर्मी में क्वेश्चन आते हैं वो सारे को कवर करेंगे, जो कि ऑलरेडी पूछा गया है। तो देर ना करें, जल्दी से ज्वाइन कर ले और चलते हैं 50 क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको मिलेंगे काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो लास्ट तक देखें और अपनी तैयारी को बूस्टअप करें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर से, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है बायो का, जो कि आपके स्क्रीन पे है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मानव में थ्रोम्बोसिस क्या है। व्हाट इज थ्रोम्बोसिस इन ह्यूमंस। तो आप सबको पता होना चाहिए, मैंने काफ़ी वीडियो में बताया हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो रही है क्वेश्चन। तो होता क्या है कि मानव में थ्रोम्बोसिस क्या है। तो थ्रोम्बोसिस वही होता है जो कि हमारे ब्लड क्लॉट हो जाते हैं, यानी कि थक्का जम जाते हैं, यानी कि ब्लड का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन या थक्का बनना। ठीक है, तो हमारे जो बॉडी होते हैं, यानी कि मानव के बॉडी में थ्रोम्बोसिस क्या होता है, तो आप बता सकते हो थक्का बनना थ्रोम्बोसिस होता है। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आते हैं जो कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में काफ़ी बार पूछे गए हैं। पूछे ये गए हैं कि रक्त का थक्का किससे बनता है, यानी कि कौन हेल्प करता है। अगर हमारी बॉडी में कहीं कट हो जाती है तो जो ब्लीडिंग होती है उसको थक्का जमने के लिए कौन सी हमारे यानी कि ब्लड में कौन सा वैसा कंपोनेंट है जो इसको हेल्प करता है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो प्लेटलेट है, जो प्लेटलेट होते हैं वो हमारे बॉडी में रक्त का थक्का बनने में हेल्प करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि रक्त का थक्का किससे बनता है, तो आप बोल सकते हो प्लेटलेट से। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ और आंसर। फिर क्वेश्चन एक और क्या आ सकते हैं कि थ्रोम्बोसिस किस प्रणाली से संबंधित है, यानी कि थ्रोम्बोसिस इज रिलेटेड टू विच सिस्टम, यानी कि जो थ्रोम्बोसिस है, यहाँ पे जो थ्रोम्बोसिस है वो किस सिस्टम से संबंधित है, किस सिस्टम से रिलेटेड है। तो आप बता सकते हो दिस इज रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो वैसे ही आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे मिल रहे हैं आपको काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन और काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन जो सारे आर्मी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर उम्मीद है पूछे जाने की। तो अगर हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपकी तैयारी को प्रॉमिस बूस्टअप किया जाएगा और गारंटी होती है कि आपकी सिलेक्शन पक्का होगी अगर हमारे चैनल की सारे वीडियो को आप रीड आउट करते हैं, तो हमारे चैनल को सारे वीडियो को देख रहे हैं। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे जोड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नाभिक व साइटोप्लाज्म को जोड़ती है। तो क्वेश्चन क्या था कि कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे जोड़ता है। जो कोशिका में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किन दो चीज़ों को जोड़ता है। तो किन दो चीज़ों को जोड़ता है, नाभिक और साइटोप्लाज्म को भी जोड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। फिर देखेंगे इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर आने वाले हैं, जो आ चुके हैं। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं कि
1F एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या पाए जाते हैं। तो आप बता सकते हो कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है, क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाए जाते हैं। ओके, ये हो जाएगा आंसर। फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि ER यानी कि जो ER होते हैं, ER का मुख्य कार्य क्या है। तो ER का मुख्य कार्य होता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन काम होता है, यानी कि जो कि ट्रांसपोर्ट करना यानी कि परिवहन करना, ER का मुख्य कार्य यही है। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, पौधों में जीन बैंक में क्या संग्रहित होता है। जो पौधों के जीन बैंक होता है उसमें क्या स्टोरेज होता है। तो उसमें स्टोरेज होता है बीज यानी कि सीड्स, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो इसके रिलेटेड क्या पूछे जा सकते हैं आर्मी का एग्जाम में। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो जीन बैंक का उपयोग होता है कहाँ पे होता है। जो क्वेश्चन क्या है, पौधों में जीन बैंक में क्या संग्रहित होता है, तो इसमें हो गया आंसर क्या, बीज संग्रहित होता है। फिर क्वेश्चन घुमा कर ये भी पूछ सकता है कि जो जीन बैंक होते हैं मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है, जो जीन बैंक है, क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि जीन बैंक में जो जीन बैंक पौधों के किस भाग को सुरक्षित रहता है। तो ये भी क्वेश्चन क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, बीज को सुरक्षित रखता है, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जीन बैंक का उपयोग होता है क्या होता है। तो जो अपना जो आनुवांशिक संरक्षण होता है, आनुवंशिक संरक्षण, ठीक है, ये जो आनुवांशिक संरक्षण होता है तो जीन बैंक को यही उपयोग होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकते हैं जीन बैंक का उपयोग होता है किस में, तो आनुवांशिक को संरक्षण करने में जीन बैंक का उपयोग होता है। तो ये हो गया 2 क्वेश्चन इसके रिलेटेड। तो फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहाँ होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहाँ होता है, तो कहाँ पे होता है, इसोफेगस में, ठीक है, ये हो गया इसोफेगस। तो होता क्या है, सपोज दैट ये ह्यूमन है, ठीक है, मैं डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ आपको। सपोज दैट ये ह्यूमन है, ठीक है, ये स्केल है, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ओवरऑल एक बता देता हूँ। ये आँख है, ठीक है, तो ये ह्यूमन है, ठीक है, ये माउथ से कुछ खाया, ठीक है, ये माउथ से जैसे खाता है तो ये जो नली है, ये जो नली आती है इसी को ग्रास नली या फिर इसोफेगस बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रास नली और इसोफेगस। तो क्वेश्चन क्या है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहाँ होता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसी में होता है, यानी कि इसोफेगस में, ये जो इसोफेगस है इसी में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता क्यों है, क्योंकि भोजन को हम लोग जब भी निगलते हैं तो ये एक राउंड शेप का ऐसे बनकर इसको जाता है पेट में, ऐसे लुढ़कते, ठीक है, उसी को यानी कि पेट में जो लार इसमें मिक्स होकर ये क्या होता है, एक चिकने हो जाते हैं और इससे जाता है ऐसे लुढ़क कर, ठीक है, ऐसे लुढ़क कर इसमें जाता है, तो इसी को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया, क्या गया था
मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ ना। हाँ, मैं ये बता रहा था कि इसमें जैसे पूछा एक बार गया था, ठीक है, ये पूछा गया था कि जैसे खाना जा रहा है, ठीक है, खाना गया इसमें चला गया, ओके। तो जो पेट में जो खाना जाता है, ये पेट, पेट कैसा होता है, ठीक है, थोड़ी सी ऐसी संरचना होती है, तो मैं एग्जैक्ट बता नहीं पा रहा हूँ, ओके। तो कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। तो जो पेट में जो जैसे कि खाना पेट में आया, इसोफेगस के थ्रू पेट में आ गया ऐसे राउंड राउंड होकर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आया था कि जो पेट में जो खाना का मोमेंट होता है उस मोमेंट को क्या बोलते हैं, जिससे हमारे भोजन को डाइजेशन होता है। हमारे बॉडी जो फूड आया, इसमें खाना आया पेट में, ये पेट है, ठीक है, ये पेट है। तो हमारे पेट में खाना आया, तो जो खाने आते हैं इस मोमेंट को क्या बोलते हैं, जो डाइजेशन हो रहा है इस मोमेंट को क्या बोलते हैं, इस मोमेंट को बोलते हैं चर्निंग मोमेंट, ठीक है, चर्निंग मोमेंट, ठीक है, चर्निंग मोमेंट। तो इसी मोमेंट के थ्रू हमारे पेट में भोजन को डाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन याद रखना। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं कि ये थोड़ा मिटा देता हूँ फिर बताता हूँ इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि पेरिस्टाल्टिक मोमेंट किस प्रकार की गति है। तो वेव लाइक आप बता सकते हो, ये तो आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी जान लो कि अगर क्वेश्चन पूछे पेरिस्टाल्टिक मोमेंट किस प्रकार की गति है, तो आप बता सकते हो वेव लाइक मोमेंट, यानी कि तरंगीय गति है, ठीक है, ये हो गया। तो फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है पेरिस्टाल्टिक मोमेंट्स का कार्य है, क्या चीज़ कार्य है, तो भोजन को आगे बढ़ाना इसका कार्य है, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका में सेंट्रोसोम का कार्य क्या है। कोशिका में सेंट्रोसोम का कार्य क्या है, तो जो कि कोशिका में जो सेंट्रोसोम होते हैं उसको स्पिंडल का निर्माण करवाना कार्य होता है, यानी कि स्पिंडल का निर्माण कराना, ठीक है। तो स्पिंडल का निर्माण कराना कोशिका में सेंट्रोसोम का कार्य है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि सेंट्रियोल किस अंगक में पाया जाता है। तो जो जंतु की कोशिका होता है, यानी कि एनिमल का जो सेल होते हैं उसमें सेंट्रियोल पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन एक और ये भी पूछा जा सकता है कि सेंट्रोसोम किस अवस्था में सक्रिय होता है। तो जब सेल डिवीजन होता है, सेल का डिवीजन होता है, तो उस केस में सेंट्रोसोल, जो सेंट्रोसोल होता है वो जीवित रहता है। कब जीवित रहता है, सेल का डिवीजन में, ओके। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि सेंट्रोसेल किस अवस्था में सक्रिय होता है, तो सेल का डिवीजन में सेंट्रोसेल जीवित होता है। फिर अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, पौधों में फोटोब्लास्ट, ठीक है, पौधों में फोटोप्लास्ट क्या होते हैं। तो पौधों में फोटोप्लास्ट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। मैंने एक बार और बताया था वीडियो में कि जो पौधों में फोटोप्लास्ट होते हैं वो होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो पौधे की पत्तियां हरी क्यों होती है। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए कि जो पौधों में पत्तियां हरी क्यों होती है। तो जो क्लोरोफिल एक वर्णक होते हैं, यानी कि रंग होते हैं क्लोरोफिल, उसके कारण पौधों की पत्तियां हरी होती है, ये हो गया क्लोरोफिल्स। फिर और क्या हो सकते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं
कि क्लोरोफिल किस में पाया जाता है। तो जो क्लोरोफिल होता है वो किस में पाया जाता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ये हो जाएगा आंसर। फिर इसी के रिलेटेड क्वेश्चन या और भी आ सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ पे होता है। तो प्रकाश संश्लेषण भी क्लोरोप्लास्ट में होता है। ओके, जो कि प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में, वो क्लोरोप्लास्ट में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। ये हो जाएगा आंसर। तो आई होप आप सब अच्छे से समझ रहे होंगे और बाकी क्वेश्चनों को नोट कर रहे होंगे। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, नर्व इम्पल्स। ठीक है, जो नर्व इम्पल्स है वो किसके द्वारा संचरित होता है, यानी नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स बाय किसके द्वारा ट्रेवल होते हैं, तो वो होता है विद्युत रासायनिक संकेतों के द्वारा। ओके, जब भी विद्युत रासायनिक संकेत हमारी बॉडी को इंडिकेट करेंगे, हमारे नर्वस सिस्टम को ये करेंगे, तो वहाँ से नर्व इम्पल्स ट्रेवल करेगा। ठीक है, और उसका रिस्पॉन्स करेगा, एक पार्टिकुलर चीज़ों को रिस्पॉन्स करेगा। यानी कि आप समझने के लिए इजी लैंग्वेज में बता सकता हूँ कि जब भी हमारे जो कि नर्व इम्पल्स हैं वो संचारित होते हैं किसके द्वारा, विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा। जब भी विद्युत रासायनिक संकेत मिलेंगे तो वो ट्रेवल करेंगे। ठीक है, यानी कि कौन ट्रेवल करेंगे, नर्व इम्पल्स ट्रेवल करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूरॉन का कार्य क्या है। जो न्यूरॉन होते हैं उसका कार्य होता है आवेग का संचारण करने में, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ये हो जाएगा आंसर। फिर और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इसके, कि नर्व इम्पल्स किस माध्यम से जाता है। जो नर्व इम्पल्स है, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं, आंसर भी है। ठीक है, तो क्या है कि नर्व इम्पल्स जो ट्रेवल करते हैं वो किस माध्यम से ट्रेवल करते हैं, तो वो करते हैं एक जोन मीडियम से ट्रेवल करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है माइक्रोविलाई क्या बढ़ाती है। माइक्रोविलाई जो है वो क्या बढ़ाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जो माइक्रोविलाई है वो सतह का क्षेत्रफल को बढ़ाती है, यानी कि इंक्रीज करती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। फिर इसी के रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि माइक्रोविलाई कहाँ पाए जाते हैं। ये जो माइक्रोविलाई है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो माइक्रोविलाई पाए जाते हैं इंटेस्टाइन में। ओके, इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, यानी कि आंत में, जिसको हिंदी में बोलते हैं आंत, जिसे दो आंत होते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो माइक्रोविलाई आंत में भी पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि माइक्रोविलाई का कार्य क्या है। जो माइक्रोविलाई होते हैं तो उसका कार्य क्या है, तो उसका कार्य क्या होता है, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो खाना खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन करना होता है, यानी कि अवशोषण को बढ़ाना होता है, इसी का काम होता है। फिर अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, एरेंकाइमा ऊतक का कार्य क्या है। जो एरेंकाइमा ऊतक है उसका कार्य क्या है, तो उसका कार्य है वायु को संग्रहण करना, वायु को संग्रहण करना, यानी कि एयर स्टोरेज करना एरेंकाइमा ऊतक का कार्य है। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि एरेंकाइमा किस पौधों में अधिक पाया जाता है। तो जो भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, यानी कि जलीय पौधे, यानी कि जो जल में उगते हैं, यानी कि जल में बढ़ते हैं, तो उसमें एरेंकाइमा जो होता है ज़्यादा पाया जाता है।
फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो एरेंकाइमा ऊतक है यह किस प्रकार का ऊतक है। तो ये परमानेंट यानी कि अस्थाई ऊतक है, यानी कि अस्थाई ऊतक है, ठीक है, यानी कि परमानेंट टिश्यू, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, नियोन गैस किस रंग का प्रकाश देती है। तो नियोन गैस रेड रंग यानी कि रेड कलर का प्रकाश देती है। ओके। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नियोन गैस का उपयोग कहाँ होता है। तो जितने भी एडवर्टाइजिंग बोर्ड होते हैं यानी कि विज्ञापन वाले बोर्ड होते हैं उसमें हम लोग नियोन गैस का उपयोग करते हैं, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नियोन गैस किस समूह की गैस है। तो जो नियोन गैस है, ये जो नियोन गैस है वो नोबेल गैस ग्रुप का एक उदाहरण है, ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं। जो प्रोटीन रिसेप्टर होता है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो वो पाए जाते हैं कोशिका की झिल्ली में, यानी कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये हो सकता है कि प्रोटीन रिसेप्टर का मुख्य कार्य क्या है। जो प्रोटीन रिसेप्टर है इसका मुख्य कार्य क्या है। इसका मुख्य कार्य होता है संकेत को ग्रहण करना, जो सिग्नल होते हैं उसको ग्रहण करना, ठीक है। तो हिंदी में मैं लिख देता हूँ, ठीक है। संकेत ग्रहण करना, ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है इसके रिलेटेड कि प्रोटीन जो रिसेप्टर प्रोटीन किस पर स्थित होते हैं। तो ये कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन पर स्थित होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। तो आप सब लोग प्लीज़ राइट डाउन करें, अपनी नोटबुक लेकर राइट डाउन करें, ताकि आपको ये सब क्या है, ये जो मैं अल्टरनेट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन के अलावा जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, ये सारे आपको प्लस पॉइंट है, ताकि आपको अच्छे मार्क्स लाने में आपको मदद करेंगे। जैसे कि ये 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं। तो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बताए वो आपको प्लस पॉइंट है, सर प्लस है, ये आपको अच्छा मार्क्स लाने में मदद करेंगे। तो आपको इजी में नहीं लेना है कि बस ऐसे ही है। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पिस्टल क्या है। पिस्टल कौन सी पिस्टल। ये पिस्टल है PISTIL, और जो बंदूक होते हैं पिस्टल वो होते हैं PISTLE, ठीक है। तो ये पिस्टल नहीं समझना है आपको, ओके। ये पिस्टल नहीं है, ओके। तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, तो बायो से रिलेटेड ये पिस्टल है। तो इसमें होगा क्या कि पिस्टल क्या है। तो पिस्टल एक तरह का स्त्री भाग है, यानी कि फीमेल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। जो फीमेल पार्ट है वो है पिस्टल। तो इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे कि पिस्टल के भाग कौन कौन से हैं। तो पिस्टल के भाग होते हैं, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा बायो में, वर्तिकाग्र, वर्तिका और क्या है, अंडाशय। ये सारे क्या है, पिस्टल का भाग है, ठीक है। ये हो जाएंगे आंसर। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पिस्टल किस क्रिया से संबंधित है। तो जो पिस्टल है वो
संबंधित है। मैं थोड़ा मिटा देता हूँ इसको, फिर बताता हूँ। जो क्वेश्चन आ सकता है कि पिस्टल जो है वो किस क्रिया से संबंधित है, तो पिस्टल है रिप्रोडक्शन से संबंधित, यानी कि प्रजनन से संबंधित है पिस्टल। ये हो जाएगा आंसर। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है। जो फेफड़ा है यानी कि लंग्स हैं, उसका मुख्य कार्य क्या है, तो गैस का विनिमय, ठीक है, गैस का विनिमय करना, यानी कि गैस को एक्सचेंज करना फेफड़ा का कार्य है। यानी कि CO2 को लाता है और O2 को ले जाता है। तो ये कार्य किसका है, लंग्स का। ठीक है, फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि फेफड़े किस तंत्र का भाग है। तो फेफड़े किस तंत्र का भाग है, वो है रेस्पिरेटरी का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का भाग है फेफड़ा। दूसरा क्वेश्चन और क्या आ सकता है कि फेफड़े किस तंत्र का भाग है, तो हो गया रेस्पिरेटरी का। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि फेफड़ों में गैस विनिमय किस संरचना में होता है। तो किस संरचना में होता है, मैंने काफ़ी बार बताया हूँ, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में गैस का एक्सचेंजेज होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका में सिग्नल ग्रहण कौन करता है। जो सिग्नल ग्रहण जो होता है सेल में, वो कौन ग्रहण, कोशिका में सिग्नल का ग्रहण कौन करता है। तो ये हो गया आंसर, यानी कि रिसेप्टर। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि रिसेप्टर जो है वो कोशिका में सिग्नल को ग्रहण करता है। तो इसके रिलेटेड कौन क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, आप गेस कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि हार्मोन किसके द्वारा पहचाने जाते हैं, तो वो भी क्या होगा, रिसेप्टर। जो हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं, सीक्रेट होते हैं, वो किसके द्वारा पहचाने जाते हैं, तो वो पहचाने जाता है रिसेप्टर्स के द्वारा। ओके, ये हो जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि सिग्नल रिसेप्टर किस प्रकार के अणु होते हैं, तो वो प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं वो सिग्नल रिसेप्टर्स, जिससे सिग्नल को ग्रहण करना पहचाना जाता है। और हार्मोन किसके द्वारा पहचाने जाते हैं, तो रिसेप्टर्स के द्वारा पहचाने जाते हैं। ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मोनोकोट बीज में कितने बीजपत्र होते हैं। तो मोनोकोट बीज में एक बीजपत्र होते हैं, क्योंकि मोनो का मतलब ही होता है एक, यानी कि पहले नाम से ही ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मोनोकोट में एक ही बीजपत्र होंगे। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि जो गेहूं का बीज होते हैं वो किस प्रकार का होते हैं, यानी कि किस प्रकार का मोनोकोट होते हैं। तो गेहूं का बीज होते हैं मोनोकोट होते हैं, यानी कि एक बीजपत्री होती है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मोनोकोट बीज में भोजन ग्रहण होता है, कैसे होता है, तो एंडोस्पर्म के द्वारा होता है मोनोकोट में भोजन का ग्रहण। ठीक है, मोनोकोट के एंडोस्पर्म्स के द्वारा, एंडोस्पर्म्स। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन क्या आएगा कि मोनोकोट बीज में भोजन ग्रहण होता है कैसे, तो एंडोस्पर्म से भोजन का ग्रहण होगा मोनोकोट में। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है उभयधर्मी। ये हो जाएगा आंसर। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किससे क्रिया करते हैं।
तो जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं वो एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षार, ये दोनों से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, ये दोनों से रिएक्शन करेंगे उभयधर्मी, जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ मैं, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि Al2O3, जो Al2O3 जो है वो किस धातु का ऑक्साइड है? तो ये किस धातु का ऑक्साइड होंगे? एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का ऑक्साइड होंगे Al2O3, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी कि ये सिंपली पता चल रहा है कि एल्युमिनियम का ये ऑक्साइड होंगे। फिर चलता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि साबुन की सफाई क्रिया किस पर आधारित है? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके, सी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है कि साबुन की सफाई क्रिया किस पर आधारित है? तो साबुन की सफाई क्रिया किस पर आधारित है? वो है, आप सबको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने पिछले बार भी बताया था। इसका एक एग्जाम्पल, ओके, तो हो जाएगा माइसेल निर्माण। माइसेल का फॉर्मेशन पे साबुन की सफाई क्रिया आधारित होती है। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि साबुन का एक सिरा होता है जल प्रिय। क्या होता है? साबुन का एक सिरा होता है हाइड्रोफिलिक, यानी कि जल का प्रिय होता है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि माइसेल जो होता है, माइसेल किस में बनते हैं? तो साबुन के विलयन में बनते हैं, यानी कि सोप का सॉल्यूशन में माइसेल बनते हैं। ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? द्रव्य से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? यानी कि कोई चीज़ द्रव्य है, ठीक, यानी कि लिक्विड है, वो सीधे गैस में ये हो गया, ठीक है, गैस में परिवर्तन हो गया, तो उसको क्या, उस परिवर्तन को क्या बोलेंगे? तो उस परिवर्तन को बोलेंगे वाष्पीकरण, यानी कि डायरेक्ट द्रव्य से गैस में परिवर्तन होने की क्रिया को वाष्पीकरण बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वाष्पीकरण किस ताप पर होता है? ये वाष्पीकरण तो हो गया, ठीक है, वाष्पीकरण तो हो गया, लेकिन ये किस ताप पे होता है? यानी कि द्रव्य है, गैस में अचानक कैसे चेंज होगा? कितना टेम्परेचर देने पड़ेगा? ओके, तो किसी भी तापमान पर, किसी भी तापमान पे द्रव से गैस में हो जाएगा, तो वो अब क्रिया क्या है, सॉरी, वो परिवर्तन क्या कहलाएगी? वाष्पीकरण परिवर्तन। ओके, फिर अगला क्वेश्चन क्या है इससे कि वाष्पीकरण में शीतलन होता है, क्यों होता है? क्योंकि ऊष्मा का अवशोषित होती है, यानी कि हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, इसीलिए वो शीतलन होती है। ओके, ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन धातु नहीं है? यानी कि निम्न में से कौन सा धातु नहीं है? तो देख कर ही पता चल रहा है, आप देख सकते हो, देख कर ही पता चल रहा है कि जो सल्फर है, यानी कि गंधक जो है, वो धातु नहीं है। ओके, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि सल्फर का रासायनिक चिन्ह क्या है?
ओके, सल्फर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो है एस। फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकता है? इसके रिलेटेड और क्वेश्चन बन सकता है कि अधातुएं सामान्यतः कैसी होती है? तो जो अधातुएं जो सामान्यतः होती है वो भंगुर होती है। भंगुर यानी कि ब्रिटल, ब्रिटल होते हैं। ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा न्यूट्रल ऑक्साइड है? मतलब कौन सा जो है वो ऑक्साइड वो न्यूट्रल है? तो इसमें से कौन सा ऑक्साइड हो जाएंगे? CO। ठीक है, जो CO जो है वो न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो CO तो बोल दिए, CO का फुल फॉर्म क्या है? सॉरी, CO किसका रासायनिक सूत्र है? तो CO है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये फॉर्मूला है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि न्यूट्रल ऑक्साइड का pH कितना होता है? तो न्यूट्रल ऑक्साइड का मैंने पहले बताया, जो इसका ऑक्साइड न्यूट्रल है या फिर जो भी नेचर में न्यूट्रल होता है यानी कि एसिड बेस नहीं होता है वो, तो उसका pH 7 होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या? कार्बन का समस्थानिक नहीं है। कौन कार्बन का समस्थानिक नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे 16 है वो कार्बन का समस्थानिक नहीं है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है? इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि कार्बन में समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या होती है, कितनी होती है? यानी कि जो कार्बन के समस्थानिक होते हैं उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है सेम, यानी कि सामान्य होती है। ओके, ये हो जाएगा आंसर। फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि कार्बन 14 का उपयोग कहाँ होता है? कार्बन 14 का उपयोग होता है जीवाश्म तिथि निर्धारण करने में, यानी कि फॉसिल को डेटिंग में। ओके, इसमें हो जाएगा जो कार्बन 14 का उपयोग होता है, यानी कि जीवाश्म तिथि का निर्धारण करने में, यानी फॉसिल डेटिंग में। फिर अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि अकार्बनिक यौगिक कौन सा है? अकार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो वो है सोडियम क्लोराइड, जो कि अकार्बनिक यौगिक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है इसके रिलेटेड, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? तो वो हो जाएगा NaCl को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो NaCl को नॉर्मल साल्ट बोलते हैं, यानी कि साधारण नमक। साधारण नमक। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विलयन की सांद्रता क्या दर्शाती है? जो विलयन होती है यानी कि कंसंट्रेशन होता है, उसकी सांद्रता यानी क्या दर्शाती है? वो क्या दर्शाती है? वो दर्शाती है घुली का मात्रा, यानी कि कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हैं। ओके, ये हो जाएगा, दर्शाता है घुली मात्रा को। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? तो क्वेश्चन हो सकते हैं कि सांद्रता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो विलयन की मात्रा पर निर्भर करती है। और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इसके रिलेटेड? तो ये भी आ सकते हैं कि अधिक सांद्र विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो सांद्र विलयन कहलाता है, सांद्र। ओके, ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है?
चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? वो होता है CaCO3। CaCO3 होता है चूना पत्थर का रासायनिक नाम। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि चूना पत्थर से क्या प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है सीमेंट। जो सीमेंट होता है वो चूना पत्थर से प्राप्त होता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या इसके रिलेटेड आ सकता है? क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो CaCO3 होता है उसको गर्म करने पे क्या बनेगा? तो उसको गर्म करने पे बनेगा क्विक लाइम और CO2। ओके, क्विक लाइम और CO2 बनते हैं CaCO3 को गर्म करने पे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे कठोर पदार्थ यानी कि हार्डेस्ट सब्सटेंस इज विच हार्डेस्ट सब्सटेंस? तो हो जाएंगे हीरा। ठीक है, जो हीरा जो है वो सबसे हार्डेस्ट पदार्थ है। तो इसको रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है? इसका रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि हीरा का उपयोग कहाँ पे होता है? तो होगा कहाँ पे? कांच को काटने में हीरा का प्रयोग करते हैं, कांच को काटने में। ठीक है, कांच को काटने में हीरा का प्रयोग करते हैं। और क्वेश्चन आ सकते हैं कि हीरा किसका प्रूफ है? तो कार्बन का। हीरा किसका प्रूफ है? तो कार्बन का प्रूफ है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? धातुओं की तन्यता का अर्थ क्या है? जो धातुओं की तन्य होती है यानी कि उसका जो डक्टिलिटी होते हैं वो ज़्यादा होती है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होगा तार का बनना। ओके, यानी कि एबिलिटी टू फॉर्म वायर, इसीलिए धातुओं की तन्यता का अर्थ होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? मोल का SI इकाई क्या है? यहाँ से क्या हो जाएगा? फिजिक्स हो जाएगा। फिजिक्स 26 नंबर से था ना। क्वेश्चन क्या है कि मोल की SI इकाई क्या है? मोल का SI इकाई होगा मोल। ठीक है, फिर क्वेश्चन भी आ सकता है कि मोल किसका मात्रक है? तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल है। क्वेश्चन क्या आएगा कि मोल जो है वो किसका SI मात्रक है? तो वो हो जाएगा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक होता है मोल। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? तो एक मोल में कणों की संख्या क्या होगा? वो हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? वो होगा हाइड्रोजन। और गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? वो होता है हीलियम। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होता है? वो होता है नाइट्रोजन 78%। ठीक है, नाइट्रोजन 78%, ये हो जाएगा आंसर। और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? वो होती है 21% ऑक्सीजन। ये हो जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसको मिटाकर फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूँ। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? वो हाइड्रोजन है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। और हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसको गुब्बारों को भरने में भी हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। और हीलियम को भी भरते हैं, इसलिए भरते हैं कि क्योंकि गुब्बारों को अगर उड़ाना हो तो हम लोग हीलियम गैस का उपयोग करते हैं।
फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अम्ल प्लस क्षार प्लस अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनते हैं, लवण और जल क्रिया कहलाती है। वो क्या कहलाती है, वो कहलाएगी आपको उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन। ओके, अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू लवण प्लस जल क्रिया क्या कहलाती है, वो कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण। ओके, ये हो जाएगा आंसर। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है। जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है उसमें क्या बनेगा, तो उसमें बनेंगे लवण और जल यानी कि साल्ट एंड वाटर बनेंगे, साल्ट और वाटर, जो कि यहाँ पे बना हुआ है। ओके, ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या होगा इसके रिलेटेड वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन ये होगा कि पेट की अम्लता को किससे ठीक किया जाता है। जो पेट की अम्लीयता होता है उसको किससे ठीक किया जाता है, तो उसको किया जाता है क्षार से यानी कि बेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षार। तो वो क्या करता है, पेट में जलन क्यों होती है, जैसे क्वेश्चन आएगा पेट की अम्लता को, यानी कि जो अम्ल होंगे उसको हम लोग क्या देंगे, बेस देंगे यानी कि क्षार देंगे, तो वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा। ठीक है, न्यूट्रलाइज होगा, जिसके कारण हमारी पेट की अम्लता ठीक हो जाएगी। इसी को एंटासिड भी बोलते हैं, एंटासिड। ठीक है, जो जो गैस की दवा होती है, जो गैस की दवा होती है उसको भी हम लोग एंटासिड बोलते हैं, यानी कि वही एंटासिड है। तो एंटासिड में क्या क्या दवा आते हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। पेंटाप्रोजोल, जिसको शॉर्ट में पेंटॉप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 40 mg का आता है। ठीक है, 40 mg का मेडिसिन आता है जिसको हम लोग गैस के रूप में उपयोग करते हैं, खाली पेट उसको हम लोग को लेना होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, वृत्तीय गति में किया गया कार्य कितना होता है। ओके, जो सर्कुलर मोशन में किया गया कार्य कितना होता है, तो वो होता है कितना, 0 यानी कि 0। ठीक है, ये वृत्त है, इसमें किया गया कार्य कितना होगा, इसमें किया गया कार्य 0 होगा। ओके, ये हो जाएगा 0। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि वृत्तीय गति में बल की दिशा होती है, कैसी दिशा होती है, तो रेडियल दिशा होती है, यानी कि त्रिज्यीय दिशा होती है, त्रिज्यीय। ये हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि वृत्तीय गति में कार्य शून्य क्यों होता है, क्योंकि जो वृत्तीय गति में कार्य शून्य होता है वो होता है बल विस्थापन में लंबवत होता है, इसीलिए इसको कार्य शून्य होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, टॉर्क का एसआई इकाई, टॉर्क। ठीक है, टॉर्क का एसआई इकाई क्या होता है, उसका होता है एनएम, न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर उसका टॉर्क का एसआई यूनिट है। फिर क्वेश्चन इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या सकता है कि टॉर्क किसे कहते हैं, तो जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क कहते हैं, यानी कि बल का आघूर्ण को टॉर्क बोलते हैं। फिर
इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि टॉर्क निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? तो टॉर्क जो है वो निर्भर करेगा बल इंटू लंबवत दूरी, बल इंटू लंबवत दूरी पे टॉर्क निर्भर करेगा। ओके, ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे अधिक जड़त्व किसका होता है? जो सबसे अधिक जड़त्व होता है वो ट्रक का होता है। जो ट्रक गाड़ी होते हैं उसका सबसे ज़्यादा जड़त्व होते हैं। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि जड़त्व किसका गुण है? तो जो जड़त्व है वो द्रव्यमान का गुण है। ठीक है, जो द्रव्य है वो द्रव्यमान का गुण है। फिर अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि अधिक जड़त्व किस में होता है? तो जिसमें अधिक द्रव्यमान होंगे उसी में, जिसमें अधिक द्रव्यमान होंगे। ठीक है, जैसे कि अधिक द्रव्यमान जिसमें होंगे उसमें अधिक जड़त्व भी होंगे। तो इसीलिए जो ट्रक है सबसे अधिक द्रव्यमान है, यानी कि सबसे ज़्यादा द्रव्यमान है, इसीलिए उसमें सबसे ज़्यादा जड़त्व भी है। तो ये आप याद रखना कि जिसमें ज़्यादा जड़त्व होगा या फिर जिसमें ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब अल्टरनेट होगा। जिसमें ज़्यादा जड़त्व होगा तो द्रव्यमान ज़्यादा होगा, या फिर द्रव्यमान ज़्यादा है तो जड़त्व ज़्यादा होगा। तो ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? जो संवेग में परिवर्तन की दर कहलाती है, आपको पता होना चाहिए, बल। जो संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि न्यूटन का दूसरा नियम संबंधित है बल से। जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है वो बल से, यानी कि बल से रिलेटेड है, यानी कि बल का परिभाषा है। ओके, ये हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि संवेग जो होता है, संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर क्या होता है? क्वेश्चन आ गया कि संवेग करके आ गया, तो संवेग बराबर क्या होगा? संवेग बराबर होगा द्रव्यमान इंटू वेग। ओके, द्रव्यमान इंटू वेग, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू वी। ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, अभिकेंद्रीय बल किस दिशा में लगता है? जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो किस दिशा में लगता है? तो वो लगता है केंद्र की ओर। ठीक है, केंद्र की ओर लगेगा। जो भी अभिकेंद्रीय बल है वो केंद्र की ओर लगेगा। फिर इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है? इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि अभिकेंद्रीय बल का कार्य है क्या है? दिशा को बदलना, दिशा बदलना अभिकेंद्रीय बल का कार्य। यह हो जाएगा आंसर। फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण क्या है? तो डोरी का तनाव। डोरी का तनाव जो है वो अभिकेंद्रीय बल, हाँ, जो डोरी का तनाव है वो अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पृष्ठ तनाव का एसआई इकाई क्या है? जो पृष्ठ तनाव होते हैं उसका एसआई इकाई क्या होता है? उसका एसआई इकाई होगा न्यूटन पर मीटर। ओके, न्यूटन पर मीटर। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि पृष्ठ तनाव किस कारण होता है? तो जब भी आकर्षण हो,
जब भी आकर्षण बल होंगे तो क्या होगा, पृष्ठ तनाव का कारण होगा। यानी कि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि पृष्ठ तनाव किस कारण होता है, तो आकर्षण बल के कारण होता है। फिर अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि साबुन मिलाने से पृष्ठ तनाव क्या होता है, मतलब घटता है, बढ़ता है, सेम रहता है या नहीं घटता है, क्या होगा। तो जब भी हम लोग साबुन लगाते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, ओके, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका नली में कौन सा द्रव्य अधिक ऊपर उठता है। जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका नली, तो उसमें कौन सा द्रव्य सबसे अधिक ऊपर उठता है, तो वो हो जाएगा पानी। यानी कि कोशिका नली में पानी जो है वो सबसे अधिक ऊपर उठता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं कि कोशिका क्रिया निर्भर करती है, किस पे निर्भर करेगी, तो वो एडेशन और कोहेशन से निर्भर करेगी, ठीक है। यानी कि आसंजन और सहसंयोजन बल पर ये निर्भर करती है। फिर अगला क्वेश्चन क्या होगा कि कोशिका क्रिया का उदाहरण है, क्या है उदाहरण, तो पतली नली में पानी का उठना उदाहरण है, ओके। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, श्यानता की इकाई क्या है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आई होप आप सबको पता होगा कि श्यानता की ऐसा इकाई क्या है, क्योंकि ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो श्यानता की ऐसा इकाई क्या है, पास्कल्स, ठीक है। पास्कल जो है इसका ऐसा इकाई है। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि श्यानता किसका माप है। श्यानता जो है वो किसका माप है, तो प्रवाह का विरोध, यानी जो प्रवाह होते हैं, उसका विरोध, प्रवाह का विरोध का ऐसा इकाई है श्यानता। तो क्वेश्चन यह आ सकता है कि सबसे अधिक श्यानता वाला द्रव्य कौन सा है, तो हनी जो होता है, यानी कि मधु, शहद, हनी यानी कि शहद जो होता है उसकी सबसे ज़्यादा श्यानता होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, वस्तुओं को तैरने वाला बल कौन सा है। जो वस्तुओं को तैराती है उस बल को क्या कहते हैं, उस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं, यानी कि बियोयांट फोर्स बोलते हैं, जो वस्तुओं को तैरने वाला बल होता है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि उत्प्लावन बल का कारण है, क्या है, तो दाब का अंतर जो है वो उत्प्लावन बल का कारण होता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है, तो उत्प्लावन उत्प्लावन बल का उदाहरण है आर्किमिडीज का सिद्धांत। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही इकाई क्या है। ये काफ़ी अच्छी क्वेश्चन ये भी है। तो जो पास्कल जो है वो वायुमंडलीय दाब का ऐसा इकाई का मात्रक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसके रिलेटेड क्या होगा, दाब बराबर क्या होगा। दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है, ये हो जाएगा दाब का सूत्र। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये आया है एक बार कि समुद्र की गहराई बढ़ने पर दाब में क्या परिवर्तन होगा। ये क्वेश्चन आया है एक बार नर्सिंग का एग्ज़ाम में। तो जो समुद्र का गहरापन बढ़ता है, यानी कि समुद्र की गहराई बढ़ने पर दाब का क्या होता है, तो उसमें दाब का प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि इंक्रीज होगा।
ओके, ये इंक्रीज होगा। तो ये थे 40 क्वेश्चन। फिर अगला 10 क्वेश्चन देखते हैं जो कि जीके का है। ठीक है, जीके का 10 क्वेश्चन ये है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर शहर कौन सा है? वो हो जाएगा, पहला धरोहर शहर जो है वो जयपुर है। ओके, जयपुर जो है वो पहला धरोहर शहर है। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन हो सकता है? जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर से भी जाना जाता है। पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है इसके रिलेटेड कि जयपुर किस राज्य की राजधानी है? तो वो राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन समुद्र सेतु किससे संबंधित है? ऑपरेशन समुद्र सेतु किससे संबंधित है? तो वो है नागरिक को वापसी से। जो नागरिक का वापसी है उस वो जो ऑपरेशन किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु किस दौरान चलाया गया था? तो कोविड का महामारी यानी कि कोविड-19 की महामारी के दौरान समुद्र सेतु चलाया गया था। ओके, यानी कि कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम समुद्र सेतु चलाया गया था ऑपरेशन। तो समुद्र सेतु और जो ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है वो उसका थीम क्या था यानी कि उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था कि भारतीय नागरिक को जो इंडियन सिटीजन है वो यानी कि जो इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन जो है वो उसको भारत वापसी के लिए, ठीक है, भारत वापसी के लिए वो ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के पहले परमाणु वैज्ञानिक कौन थे? भारत का पहले परमाणु वैज्ञानिक थे वो है होमी भाभा। होमी भाभा जो है वो भारत का पहले परमाणु वैज्ञानिक थे। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है? इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये होंगे कि होमी भाभा किस संस्थान से जुड़े थे? तो वो संस्थान कौन सा था? वो था TIFR, ये था वो संस्थान। ओके, तो एक और क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि होमी भाभा को कहा जाता है किस नाम से और जाना जाता है? तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसका जनक जो होमी भाभा को जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय बालिका दिवस होते हैं वो कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 24 जनवरी को, 24 जनवरी। ओके, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि राष्ट्रीय बालिका दिवस किस उद्देश्य से मनाया जाता है? तो जो बालिकाओं का अधिकार होता है, बालिकाओं का अधिकार, बालिकाओं का अधिकार को लेकर राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि 24 जनवरी को तो मनाई गई थी, लेकिन किस वर्ष से स्टार्ट हुआ है? जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो किस वर्ष से स्टार्ट हुआ है? तो वो हुआ है 2008, ठीक है, 2008 से
राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत हुई है? फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, यानी कि हु वाज द फर्स्ट वोमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ बता दो कमेंट में। जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम होगा मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार जो है वो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थे। तो इसके ये कौन थे, ये वोमेन स्पीकर हैं, फर्स्ट वोमेन स्पीकर। ठीक है, ओके, ये हो गया। तो इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा, क्योंकि इसके रिलेटेड मुझे क्वेश्चन बताना है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि मीरा कुमार किस लोकसभा का स्पीकर थी। तो ये थी 15वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा की स्पीकर थी। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो मीरा कुमार हैं वो उनका संबंध यानी कि किस स्टेट से बिलोंग करते थे। तो वो है हरियाणा, हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय नदी दिवस कब मनाया जाता है। तो मनाया जाता है 30 जून को। 30 जून को भारत का राष्ट्रीय नदी दिवस मनाया जाता है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि राष्ट्रीय नदी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो 30 जून को। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य क्या है, जो नदी है उसकी संरक्षण, नदी का संरक्षण के लिए मनाया जाता है राष्ट्रीय नदी दिवस। ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑपरेशन मैत्री किससे संबंधित है। ऑपरेशन मैत्री जो है वो संबंधित है भूकंप राहत से। जो अर्थक्वेक रिलीफ है उससे, वो जो अर्थक्वेक रिलीफ से रिलेटेड है ऑपरेशन मैत्री। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ऑपरेशन मैत्री किस देश में चलाया गया था। तो वो चलाया गया था नेपाल में। ओके, नेपाल में ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था। तो यह है आंसर। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। जो भारत का राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो वो है स्थित पटियाला में। कहाँ पे स्थित है, पटियाला। तो ये हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है पटियाला में। ठीक है, वो ठीक है। लेकिन भारत का राष्ट्रीय खेल संस्थान किससे संबंधित है, तो उसका क्या होगा, तो उसका आंसर होगा खेल प्रशिक्षण से। खेल प्रशिक्षण से संबंधित है भारत का राष्ट्रीय खेल संस्थान। ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड इन विच डेट। तो डेट बताना है, वो हो जाएंगे 25 जनवरी। 25 जनवरी को प्रत्येक साल भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है वो किस मंत्रालय से संबंधित है। तो है पर्यटन मंत्रालय से। किस मंत्रालय से, पर्यटन मंत्रालय से। ठीक है,
पर्यटन मंत्रालय से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या है, वो है आपके स्क्रीन पे। भारत का पहला डिजिटल बैंक कौन सा है? जो कि भारत में पहला डिजिटलाइजेशन किया था अपने बैंक को, वो है पेटीएम पेमेंट बैंक। कौन है? पेटीएम पेमेंट बैंक जो है भारत में अपना पहला डिजिटलाइजेशन किया था बैंकों को। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक किस प्रकार का बैंक है? तो ये पेमेंट बैंक है, ये पेमेंट बैंक है, ठीक है। पेटीएम पेमेंट बैंक कौन सी किस टाइप का बैंक है? तो पेमेंट बैंक है, ओके। फिर इसके रिलेटेड और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि पेमेंट्स बैंक किस सेवा को अनुमति नहीं देता है? ओके, तो ये लोन का फैसिलिटी नहीं देता है। जो पेमेंट बैंक होते हैं वो लोन की फैसिलिटी नहीं देती है, तो ये आप ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही। 50 क्वेश्चन थे, जो कि 50 क्वेश्चन हम लोगों ने 1.25 घंटे लगभग में पूरा किया है, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आना चाहिए और आ भी गया होगा कि सारे चीज़ें को मैंने कैसे बताया, और काफ़ी इजी वे में सारे क्वेश्चन को रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछने की संभावना है उसको इजी वे में सॉल्व करते हुए, ब्रीफली सॉल्व करते हुए बताया। तो आई होप ये वीडियो सबको पसंद आया हो, और जिन भाइयों ने अब तक सही से नहीं देखा हो प्लीज़ फिर से जाकर देखें और अपनी नोटबुक में नोट करें, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी बूस्टअप दे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।